नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए हेमंत जी को स्क्रीन पर जोड़िए। हेमंत भाई, स्वागत है आपका। आज हॉट टॉपिक जल्दी आया है क्योंकि जर्मनी से 63 मिनट का भाषण आया है राहुल गांधी का। और राहुल गांधी कहीं बोले, अगर वो रिकॉर्ड हो गया है तो आप रिकॉर्ड पर ये नोट कर लीजिए कि देश में बवाल होना तय है। राहुल गांधी भाजपाइयों की अगर इच्छा के अनुरूप कार्य हो तो कभी न बोल पावे, उनकी जुबान पर ताला लगा दिया जाए, फेविक्विक से चिपका दो जुबान, कभी खुले नहीं। क्योंकि जब खुलती है तो वो देशद्रोही होते हैं और ये देशभक्त पूरे दिन देश में अति मचा के जो है रखे हुए हैं। कहीं क्रिश्चियन, कहीं मुसलमान, कहीं कोच, कहीं ना फुटबॉल कोच तंग करके रखे हैं। लेकिन राहुल गांधी जब सच बता देते हैं, इनके सामने आईना लेके खड़े होते हैं, तो ये जो है शुंभ निशुंभ अपना चेहरा उसमें देख ही नहीं पाते सर। आईने में तो असली चेहरा दिखता है, देख नहीं पाते तो बिलबिलाने लगते। दरअसल जर्मनी में राहुल ने बहुत जोरदार भाषण दिया। उस भाषण को मैंने कुछ हिस्सा सुना है। हेमंत जी पूरा हिस्सा सुनने के लिए उठाए थे जिम्मेदारी, तो मैंने कुछ ही सुना है। जबरदस्त, इसको कहते हैं भाषण बिना टेलीप्रॉम्प्टर। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी की समझ। आप टेलीप्रॉम्प्टर हटा दीजिए। डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, कुछ उसके बाद आप खाली मोदी जी से पूछ लीजिए। डेमोक्रेसी खाली स्पेलिंग पूछ लो भाई, बस टीपी हटा दो। लेकिन राहुल ने डेमोक्रेसी का मायने, अर्थ पूरी दुनिया को समझाया जर्मनी में। ऐसा नहीं था वहां पर खाली मोदी जी को सीख दे रहे थे। वहां पर वो मंथन जो चल रहा था, जो वैचारिक जो है संवाद था, उसमें राहुल ने अमेरिका, चीन, यूरोप सबको लेकर के बात की। और इसी बातचीत के सिलसिले में, इसी क्रम में राहुल मोदी के सिस्टम में घुस गए। सिस्टम आपको पता होगा ना, सिस्टम हमारे यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा हो चुका है, तो उस सिस्टम में घुस गए। और जब सिस्टम में कोई घुसता है तो आपको पता ही है कितनी दिक्कत होती है। दुनिया के सामने, चलिए ठीक है, घर की बात घर में रहे, अच्छी बात है, लेकिन दुनिया के सामने राहुल ने ये खोल के रख दिया कि मोदी पिछले 5 साल से, 4-5 साल पहले ही मोदी कोलैप्स हो चुके हैं। मोदी, मोदी मॉडल, मोदीनॉमिक्स सब कोलैप्स हो चुका है। लेकिन अब स्थिति यह है मोदी की कि वो निकल ही नहीं सकते। कहते हैं ना कि आप एक ऐसा रास्ता होता है, उस रास्ते पे बढ़ चलो तो आपके पास वापसी की फिल्म सुना होगा आपने खलनायकों को, कि खलनायक या कई बार नायक का जब ग्रे शेड होता है तो कहता है अब यहां से वापसी मुमकिन नहीं है मां। तो वही बात है कि अब यहां से वापसी मुमकिन नहीं है मां। वहां मोदी पहुंच गए। वो अंबानी अडानी के जाल में फंस चुके हैं। इस पर हम लोग कई बार ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ कैमरा बात करते हैं, लेकिन ऑन कैमरा आज बात इसलिए कर रहे हैं कि राहुल ने वो स्थिति पैदा कर दी कि अब वापसी की गुंजाइश नहीं है। 5-7 क्लिप्स हैं, 5-6 क्लिप्स हैं, सब सुनाएंगे, लेकिन एक एक करके दो चर्चा में लाएंगे और फिर चर्चा पे जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले पहली क्लिप लाते हैं। 2 क्लिप सुनाऊंगा, फिर हेमंत जी के पास चलूंगा। पहली क्लिप प्ले करिए। What one has to realize is that the model has collapsed. I can tell you already what Mr. Modi is trying to do economically reached the end of its possibilities about 4 to 5 years ago. It's jammed. It cannot go further. He's got a problem because he's tied himself to 2 or 3 people who are not going to let it reverse. Right? So even if he decides now that he wants to build a different type of model, he can't do it. He's stuck.
because he's much in the Adanis and the Ambanis of this world. They know, he's they control him. अडानी अंबानी नाम लेके कहा, राहुल की एक ही अच्छाई है और एक ही बुराई है। राहुल अपना भी नुकसान नहीं सोचते हैं। अडानी के साथ वो अंबानी का नाम लेने में भी रत्ती भर गुरेज नहीं करते, शादी में भी नहीं गए थे। अभी जो हुई थी ना हमारे यहाँ एक बहुत लंबी शादी, शायद इतिहास में दर्ज हुई, इतनी लंबी शादी चली थी, वहां भी नहीं गए थे। जबकि अंबानी उन्हीं की पार्टी के कुछ पुरोधा, उसमें पहला नाम प्रणब मुखर्जी है, उन्हें देना है, लेकिन उनको भी नहीं बख्शते। मतलब यहाँ पर एक एक ही अच्छाई मैं मानता हूँ, एक दुनिया के लिए वो बुराई है कि अपनों को भी नहीं, ना जो हमारे इकोसिस्टम से निकले हैं वो भी अगर गलत रास्ते पे हैं तो उनका भी नाम लेंगे खुल करके। ये नहीं है कि नहीं अपना वाला थोड़ा साइड कर लो ना। अगली क्लिप लाइए, फिर चले हेमंत जी के पास। अगली क्लिप लाइए। What's going on actually is a fight between two visions of India, and it's not me who's walking or me who's doing it. There are millions of people in India who have a completely different vision of India than the government of India, than the RSS. And this is not a new thing. This is not something that has started 10 years ago or 15 years ago. There have always been two visions of India. There has been, in Indian history, throughout Indian history, the democratic impulse, conversations between people, decisions through consensus, and there has also been the idea of a king, right? And essentially, that's the fight taking place. Are you going to be ruled by one person, by the whims of one person? Or are you going to be ruled by a conversation? And there are people on both sides of that equation. There are many people in India who feel actually we should have a strong leader and nobody should question him, and that's it. And let's not have all this discussion. It's a waste of time. And then there is the other side that says, listen, India is actually too complex, too diverse, speaks too many languages, has too many different ideas for one person to decide its future. And actually, India should be a conversation between its states. If you read our constitution, it says India is a union of states. Now, she's saying that she's Dravidian, she's Tamil. This is a particular vision of the world. It is a different vision than, say, the vision of the people in Uttar Pradesh. She speaks Tamil, her history is Tamil, her entire thought system is fundamentally different than, say, the people of Uttar Pradesh or the people of Bihar or the people of Nagaland. So what we are saying is she should have a voice. We are saying that, in fact, as many different cultures, different ideas should have a voice. And we have shown since 1947 that we can actually do it, that we can actually have a conversation. It's messy. It's not, it doesn't look neat. It's messy. It sort of creates tension sometimes. People get irritated sometimes. But we've been pretty successful at doing it. Now there's a new model which says, actually, we don't want to have this conversation. We're going to decide everything. And we know better than what the people of India know. And that's where I have a problem. Because for me, India is its people, and there is nobody who knows better for what India needs than the people of India. ये वाली क्लिप थोड़ी लंबी थी, लेकिन मेरी रुचि इसमें ज्यादा थी, मैं इसीलिए इसको लाया सेकंड नंबर पे। लंबी थी, मुझे इसको सुनने में बहुत, इसको आप लोग 4 बार सुनिएगा। ये विजन ऑफ इंडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया है, और बहुत फिर एक बार कड़वी सच्चाई बोली उन्होंने कि शुरू से ऐसा नहीं है कि 10 साल में हुआ है। देखिए कड़वा सच, 10 साल में नहीं हुआ है। शुरू से हमारी हिस्ट्री में जाएंगे तो शुरू से 2 आइडियाज थे। एक गांधी का आइडिया था, एक गोडसे का आइडिया था।
एक माफी वीर का था, एक वीर का था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का था, जो जान देने के लिए आमादा थे, और एक था जो जान बचाने के लिए चिट्ठी पे चिट्ठी, माफी पे माफी लिखे चला जाता था, स्याही कागज कम पड़ जाती थी। तो हमेशा दो विजन, दो आइडियाज हमेशा इंडिया में थे। लेकिन एक आइडिया जो था वो इस देश को कंस्ट्रक्टिव दिशा, मतलब वो कंस्ट्रक्टिव आइडिया था। डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव पे हावी हो गया, यहीं पे सब गड़बड़ हुई है। हेमंत भाई के पास चलते हैं। हेमंत भाई, 2 क्लिप सुना दिया आपको, अब इसी पे चर्चा करेंगे। एक तो ये सिस्टम में घुस गए, ये बड़ी दिक्कत हुई। सिस्टम जो अडानी, अंबानी एंड साहिब का सिस्टम है, इस सिस्टम में क्यों घुस गए राहुल गांधी? आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, सिस्टम पे भी आएंगे, लेकिन जो भी व्यक्ति इस पूरी बातचीत को और समझना चाहे कि भारत का क्या रोल है पूरी दुनिया की स्थिति में, तो ये 63 मिनट का जो वीडियो जो कांग्रेस पार्टी ने कल रात को जारी किया, इसकी पहली 7 साढ़े 7 मिनट जरूर सुन लेनी चाहिए। बाकी तो सारा डायलॉग है। जो शुरुआत की 7 साढ़े 7 मिनट आपने देखी होंगी जरूर, वो मोनोलॉग है जो राहुल गांधी पूरे विषय को इंट्रोड्यूस करते हैं और किस तरीके से वो पूरी दुनिया को आईना दिखाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे भारत हो, और उनकी साझा प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया में बेरोजगारी की समस्या, पूरी दुनिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से चाइना में शिफ्ट होती जा रही है, उसके क्या फॉलआउट्स, एक गजब की पिक्चर बिल्कुल एक तरीके से कहिए आप इंट्रोड्यूस करते हैं विषय को। कहीं कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, कहीं से कुछ पढ़ नहीं रहे, सब कुछ स्वतः स्फूर्त है, सब कुछ स्वतः स्फूर्त है, एंड इट इज कमिंग फ्रॉम विद इन। जैसे आप बिल्कुल बोलते जा रहे हैं और एक एक चीज बिल्कुल फिल्म चल रही है आपके सामने। उन्होंने बताया किस तरीके से 90 के दशक से 2012 तक अमेरिका का पूरा वर्चस्व था, भारत को उसका लाभ हुआ और हुआ। अब अमेरिका अपने पांव पे किस तरीके से कुल्हाड़ी मार रहा है और किसी की हिम्मत नहीं है ये बात इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कहने की। और राहुल गांधी बर्लिन के हर्टी स्कूल में, कॉलेज है वो हर्टी कॉलेज, काफी फेमस कॉलेज है बर्लिन का, वहां पर वो संवाद कर रहे थे और अपनी इंट्रोडक्शन में जो उन्होंने गजब की बात कही, वास्तव में वो हर भारत, वैसे तो ये पूरा कार्यक्रम ही पूरे हर भारतवासी को सुनना चाहिए कि लीडर कैसा होना चाहिए। जिसको आप पप्पू बताते हो, उस व्यक्ति की कितनी गहरी पकड़ है इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, विजन के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, दुनिया की प्रॉब्लम्स के ऊपर, उनके सॉल्यूशंस के ऊपर। ऐसा कोई विषय नहीं था आशीष भाई, क्योंकि जैसे अपनी बात हुई तो मैंने 63 मिनट का पूरा वीडियो, 1 घंटा 8 मिनट का है कुल मिलाकर के, बाकी वो सवाल जवाब, मैंने उसको मंत्रमुग्ध होकर सुना वास्तव में। और पहली बार इतने लंबे समय के बाद ही टॉक्ड एवरीथिंग ऑन अर्थ। धरती पे जितने सवाल जवाब हो सकते हैं, जितने, आपको तो 2 लाइन पढ़ने में पसीने आ जाते हैं भाई साहब, टेलीप्रॉम्प्टर एक बार स्विच ऑफ हो जाए तो। वो आदमी 63 मिनट तक नॉन स्टॉप फ्रॉम विद इन बोल रहा है दुनिया के हर सवाल पर, भारत के पे नहीं, दुनिया के पे। उन्होंने कहा कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को जो चाइना सेंट्रिक कर दिया गया है, ये केवल अमेरिका की प्रॉब्लम, भारत की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। और अगर दुनिया में डेमोक्रेसी सक्सीड होनी है तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सर्विस सेक्टर सबको रोजगार नहीं दे सकता और दुनिया बहुत खतरनाक दिशा में जा रही है और उसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। सर्विस सेक्टर सबको रोजगार नहीं दे सकता, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, खासतौर पर भारत जैसे देशों को। अमेरिका को उन्होंने आईना दिखाया कि उनका जब तक चला एक छत्रवाद तो चला, आज ना वो आर्थिक तौर पर इतने सक्षम है, ना सामरिक तौर पर इतने सक्षम है, ना कूटनीतिक तौर पर इतने सक्षम है। बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ, ब्लड, जिसको कहते हैं ना, टू द पॉइंट, फोकस्ड। 2 मिनट के अंदर अमेरिका की कहानी पलट कर दिखा दी कि ये है, कुछ देखना चाहिए तो देखे, नहीं तो कोई बात नहीं। दैट शोज हिज क्लियरिटी ऑफ द विजन एज फार एज द वर्ल्ड अफेयर्स आर कंसर्न्ड। ऐसे ही यूरोप का उन्होंने कहा कि जर्मनी में बहुत बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग था, सारी चीजें थी, पूरे यूरोप में था, आज वो भी वहां से भी सारे का, क्योंकि उन्होंने कहा टेक्टिकल शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट क्या है कि एनर्जी का जो था पहले ब्रिटेन का पूरी दुनिया में वो राज रहा, क्यों कि वो कोल की, उसकी जो स्टीम इंजन की जो थी वो उनके पास थी। अमेरिका के पास पेट्रोल और गैस चला गया, आज चाइना जा रहा है बैटरी की तरफ, ईवी की तरफ। तो जिसके पास एनर्जी का फ्लो है वही दुनिया पे राज करता है। इसके साथ उन्होंने शुरू किया। आप देखिए, आपने ये विजन कभी देखा है किसी लीडर का कोई इस तरीके से बात करते हुए, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ।
उन्होंने कहा कि भारत जो है, भारत का पहला सबसे बड़ा नुकसान हुआ नोटबंदी के साथ। जिस तरीके से भारत का इतना शानदार सब कुछ चल रहा था और उससे पूरा स्मॉल स्केल और इंडस्ट्री और मीडियम स्केल इंडस्ट्री बर्बाद हो गया। और मोदी जी ने जो लोग पकड़ लिए हैं, 2 से 3 लोग उन्होंने कहा थी, एक बात 3-4 भी कहा, उसमें स्पेसिफिक रेफरेंस उन्होंने अंबानी अडानी का दे दिया और साफ साफ कहा कि वो लोग कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करते। पूरी दुनिया में जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग की, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की, और अंबानी और अडानी कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं कि अब केवल और केवल ट्रेडिंग करते हैं, ये सामान बड़ी लाते बात, हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, पॉइंट है। हाँ, यही टेक अवे है, ये सारे कन्वर्सेशन का टेक अवे है जहां तक भारत का संबंध है। उन्होंने कहा कि ट्रेडिंग करते हैं, चाइना का सस्ता माल ला करके यहां बेचते हैं बड़े पैमाने पर, और ऐसे चंगुल में फंस गए हैं मोदी जी कि अगर चाहे भी तो इनके चंगुल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, चाहने के बाद भी। क्यों? क्योंकि मोदी जी के ऊपर उनका कंप्लीट नियंत्रण है, कोट अनकोट। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया को भी सिखलाई थी कि अमेरिका जो कुछ कर रहा है, जो यूरोप कर रहा है, और उन्होंने कहा कि भारत के अंदर अगर डेमोक्रेसी खत्म होती है तो दुनिया अपने आप को ये ना समझे कि वो इसके फॉल आउट से बच जाएगी। भारत 4 यूरोप के बराबर की पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन। बाकायदा कहा उन्होंने, यूरोप के अंदर बैठ के ही कहा, बर्लिन यूरोप में ही है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी डेमोक्रेसी को कोई इंपैक्ट होता है तो बाकी जो दुनिया की डेमोक्रेटिक फोर्सेस है वो मजबूत नहीं हो सकती, वो भी कमजोर होगी साथ के साथ, क्योंकि 1.4 बिलियन पीपल वी आर। और जिन उदाहरणों के साथ उन्होंने दिया वो अपने आप में एक आई ओपनर है पूरी दुनिया के लिए, कि आप जब एनर्जी के ट्रांजिशंस देख रहे हैं, फ्रॉम स्टीम इंजन टू कोल, फ्रॉम देन टू पेट्रोल, देन टू ईवी, और आज उन्होंने कहा कि यूरोप के अंदर पूरा मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम बहुत तेजी से ईवी की तरफ जा रहा है, लेकिन सारी की सारी जो लीडरशिप है वो चाइना ने ले ली है, और चाइना दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल बन गया है। तो इतने बड़े बड़े सवाल, फिर उनसे लीडरशिप के बारे में पूछा गया, पूरी दुनिया की आर्थिक उनके बारे में पूछा गया, उनके परिवार के बारे में एक सवाल पूछा गया, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। एक रिसर्चर ने उनसे पूछा कि आपके दादाजी, आपकी माता, सॉरी, आपके नाना जी, आपकी दादी जी, आपके पिताजी का बड़ा रोल है देश उनका कृतज्ञ। उन्होंने कहा बिल्कुल कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। सोचिएगा, एक तो नॉन बायोलॉजिकल है, मां के जाने के बाद मुझे महसूस हो गया कि प्राकृतिक वो नहीं। उनको जब कहा गया कि आपके नाना जी का योगदान दुनिया नहीं भुला सकती, आपकी दादी का, आपके, उन्होंने कहा नो, लोग उनको प्यार करते थे, उन्होंने जो उनको काम दिया गया उसको ईमानदारी और शिद्दत और टू द बेस्ट ऑफ देयर एफर्ट्स किया, इसमें एहसान जैसी कोई चीज नहीं। सोचिएगा आप, एक जिनके पल्ले कुछ नहीं, जिनका आंदोलन, आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, जिनका वंदे मातरम से कोई लेना देना नहीं, जिनका संविधान से कोई लेना देना नहीं, जिनका स्वतंत्रता सेनानियों से कोई लेना देना नहीं, आज सबके टेंडर उनके नाम है। और वो व्यक्ति जर्मनी में बैठ के कह रहा है कि नहीं, वो उनका नैतिक काम था, उन्होंने किया, अच्छे से किया, बुरे से किया, ये इतिहास उसको आकलन कर रहा है। ये सोचिए। फिर उन्होंने कहा कि लीडरशिप की क्या क्वालिटी देखते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि लीडरशिप का मतलब मैं ये नहीं मानता कि लोग मुझे फॉलो करें, नो, मैं लोगों को फॉलो करूं, मैं लोगों की बात सुनूं। और नई परिभाषा दी उन्होंने कहा कि नेतृत्व जो है, दुनिया में किसी भी चीज का नेतृत्व, वो एक कला है सुनने की। अब ये किसके ऊपर उन्होंने हिट किया, ये आप समझ सकते हैं कि दुनिया में कौन ऐसा नेता है जो कभी किसी की नहीं सुनता। एक ही व्यक्ति है ना ऐसा, जिसको सुनने का पता ही नहीं, जिसको केवल मोनोलॉग ही आता है। यहीं पर राहुल गांधी ने एक, वो कहे ना, हर जगह पे 2 शाखाएं खुलती हैं, हर जगह पे। यहाँ पर उन्होंने शायद ये नहीं बताया, वो हर उस आदमी को नहीं सुनता है जो उसको ताकतवर नजर नहीं आता है। ताकतवर का खाली सुनता, वहां बोलते नहीं है, खाली वहां पे ऐसे 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 कर देता है, बस खे 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 कर देता है वहां। आप बताओ मुझे, ट्रंप से कन्वर्सेशन करते हुए बताओ मुझे, आप बताओ पुतिन से कन्वर्सेशन करते हुए, जिनपिंग से, वहां खे 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 खे, खत्म कहानी। यहाँ पर राहुल गांधी करेक्ट करना चाहिए इस बात को। राहुल गांधी बहुत विदेशों में जाकर के भाजपा ही कर रहे हैं, विदेशों में बेइज्जती करवा रहे हैं, बड़ा इज्जत रख ले रहे हैं, ये काम की बातें कर रहे हैं। अगर अगर मोदी जैसे बेकाम की बेकार बातें करने लगे तो इज्जत का फलूदा हो जाए।
हाँ, ठंडी कंट्रीज है, फलूदा वगैरह, वहां तो इज्जत फलूदा हो जाएगा अगर इनके जैसे उल जलूल बात करने लगे। नेहरू क्या किए, गांधी क्या किए, और इंदिरा क्या की, और राजीव क्या किए। अगर ऐसी उल जलूल, ये उल जलूल बातें हैं ना। आप कल एक विधानसभा में एक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का क्या बोल रहा है, जो प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है कि अगला प्रधानमंत्री होगा, कह रहा है इस देश में 2 नमूने हैं। पता है, 2 नमूने हैं। अब हालांकि मैं बताऊं, उनका उनका कहा हुआ बिल्कुल सही है। अगर मुझसे कोई नाम पूछे, हालांकि लोग कहेंगे कि मतलब भाई आप नाम बता रहे हो, डरने उड़ने वाली बात, तो डर और का नहीं है। नाम मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है, वाकई 2 नमूने हैं। और यह भी सही है, उनका जो इशारा था वो भी सही है। एक दिल्ली में, एक लखनऊ में है, यह भी सही है। मुझसे सुनो ना, एक दिल्ली में, एक लखनऊ में। अब इससे ज्यादा दर्शक कहेंगे तो नाम भी बोलने मुझे नहीं एतराज है। हाँ, जब आप विधानसभा में कह रहे हो कि देश में 2 नमूने हैं, तो फिर आप सुनने को तैयार रहिए। चलिए अगली क्लिप लाइए, अगली क्लिप लाइए। On the question of jobs, there is only one way that you can produce jobs at scale for a country like India, and that is manufacturing, right? And what we've done in India and what the BJP has done, they've completely disincentivized manufacturing. When they concentrate power into the hands of, 3 or 4 oligarchs, the Ambanis and Adanis of the world, these are not guys who are interested in manufacturing. If you look at what they do, they're trading companies, they're not producing companies, right? And essentially, most of them are selling Chinese product in India. So what we would do is we would look at, in fact, some of the stuff that we are seeing in Germany, we would look at how to build up small and medium industry. We would look at how to create jobs in agriculture and jobs in between agriculture and the rest of the economy, cold chain, food processing, and then we would look seriously at manufacturing, and we would realign our GST, for example, which today is completely anti-producer and pro-consumer. We would try and realign some of those structures. You take something like demonetization, right? Demonetization systematically destroyed our small and medium industry, just wiped them out. Because in fact, demonetization was an attack on their cash flow. So we would look, we think there is a place for large business in India. And we think there is a place for the Ambanis and the Adanis. But we don't think that they should be the only players there, right? We think that there are many other players at all different levels, and those players should be supported. They should be supported financially, they should be supported technologically, they should be supported by governments. And it's not something that hasn't been done before. India has been successful in manufacturing. In fact, when we were in power, manufacturing was approximately 16.5%, 17% of GDP. It's today 12. So we've had a decline in the last 10 years in our manufacturing ability. So that's what we do. ये है डेटा के साथ, आंकड़ों के साथ बात करना कि 17.5-18% जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान था, वो 12% पे आ गया। काहे नहीं आएगा? मैं किसी इंडस्ट्री और किसी उद्योगपति का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल बता दूं। टाटा के उपक्रम में बराबर टर्नओवर का उपक्रम हो, 50,000 करोड़ टर्नओवर का उपक्रम एक अडानी का हो, एक टाटा का हो। टाटा के उस उपक्रम में अगर 60,000 एम्प्लॉयमेंट होगा, 60,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उतने टर्नओवर वाला एक उपक्रम अडानी का 6,000, मात्र 6,000 लोगों को रोजगार देकर के चल रहा हो। उसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होता, ट्रेड कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग है। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का फर्क मुझे लगता है सब गांव बैठे लोगों को भी हमारे पता है। मैन्युफैक्चरिंग में मैन पावर लगता है और ट्रेडिंग में सिस्टम लगता है, सिस्टम। तो इस सिस्टम ट्रेड कर रहा है ना, ट्रेडिंग में सिस्टम लगता है, और उस सिस्टम में अगर कहीं पर भी सिस्टम फंसता है तो साहेब जाते हैं उस देश में, फिर उस सिस्टम को
बकायदे उसमें ग्रीस व्रीस लगा के इंजन ऑयल डाल के फिर सिस्टम चालू कर देते हैं। खैर, एक क्लिप और फिर चलेंगे हेमंत भाई के पास, एक क्लिप और। No, seriously, sometimes they come to me, and so they are struggling to build an economic union, okay? We built an economic union and a political union in 1947. And we've run it just fine, right? So India doesn't, Indian people do not appreciate what actually India has achieved. To have an economic and political union of 1.4 billion people. That's, imagine, what is it, 3 Europes? Is it? It's 3 Europes, right? 4 Europes almost now. So imagine 4 Europes, and we've gone and built an economic and political union based on the constitution. That's the scale of what India has done. And if you're going to have any conversation about democracy on the planet, you cannot ignore by far the largest and most complex democracy in the world. And that's why I say that democracy, Indian democracy, is actually a global public good. It's not just an Indian asset, it's a global asset. You imagine, when I'm talking about attack on the Indian democratic system, I don't say it, but it's actually an attack not just on the Indian democratic system, it's an attack on the global democratic system. Because if you were to remove India as a democracy, if you were to remove 1.5 billion people from the democratic side, that's a huge dent on global democracy. So that's why I say that it's very important for Indian people, especially, to ensure that they protect this really valuable resource. डेमोक्रेटिक सिस्टम में दुनिया में कितने लोग हैं? उसमें चीन, जहां पर पॉपुलेशन है, चीन नहीं है, आउट है उससे, रसिया आउट है। अगर 1.4 बिलियन एक साथ आउट हो जाएंगे तो बचेगा क्या फिर? डेमोक्रेसी खाली लिखने के लिए एक शब्द ही बचेगा। लेकिन इन 2 क्लिप्स में एक लाइन पर मेरा ध्यान है, बाकी सब पर आपका ध्यान होगा, एक लाइन पे मेरा ध्यान बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है, वो मुझको पसंद आया। उन्होंने कहा ना कि हमने 1947 से जो अचीव किया, हमने यूनियन बनाया, इकोनॉमिक यूनियन बनाया, हमने जो अचीव किया उसको हमारे लोगों ने एप्रिसिएट नहीं किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, उसी का खामियाजा हम भुगत रहे हैं, क्योंकि हमने अपने हासिल को एप्रिसिएट ही नहीं किया कि हमने क्या हासिल किया है। हमें तो पुष्पक विमान चाहिए था, पुष्पक विमान चाहिए था ना। हमने कहा कि नहीं, हम एयरबस पे नहीं उड़ेंगे, पुष्पक विमान हमको चाहिए, तो पुष्पक विमान वाले को लाओ, तो ले आए पुष्पक विमान वाले को। हमें मैन्युफैक्चरिंग में जो है यूनियन बना, जो इकोनॉमिक यूनियन बना, वो नहीं चाहिए था। हमें टेम्पल्स का इकोनॉमिक यूनियन बनाना था कि तिरुपति बालाजी से लेकर काशी विश्वनाथ तक हर जगह पर ट्रस्ट बना करके सबके फिनांस को जोड़ दिया जाए, वो इकोनॉमिक यूनियन चाहिए था, तो वो वाला लाए, मंदिर वाला। हमारे देश के लोग, मैं ये इस कड़वी बात पर बार बार रेखांकित इसको करने की कोशिश करता हूं, लोग जिससे बचते हैं कि दर्शकों को लेकर के क्यों सवाल हो। हम भी आपके बीच के आदमी हैं, हम थोड़ा ना होनोलुलु से आए हैं या जर्मनी से। हम क्यों ना जिम्मेदारी लें? हमने अगर अपने मतलब सुनहरे अतीत को एप्रिसिएट नहीं किया, हम उस अतीत को चले जाते हैं ढूंढने के लिए जिसका लिखंत, पढ़ंत और गढ़ंत तीनों मिलना मुश्किल है। हाँ, और जो अतीत हमारे बाबूजी ने देखा, हमारे दादाजी ने देखा, उसको हम एप्रिसिएट नहीं करते हैं। इसका क्या इलाज है हेमंत भाई? आशीष भाई, ये जो सवाल था, ये सवाल दिखाना भी मतलब लगता है कि जब नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। सवाल ये था कि जब भारत में जब डेमोक्रेटिक फोर्सेस इतने दबाव में है और इंस्टीट्यूशनल कैप्चर चल रहा है, तो क्या आपको कोई आशा की किरण दिखती है? सवाल ये था एक जर्मन रिसर्चर का। तो इन्होंने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है जो ये संघ परिवार कर रहा है यहाँ पर, इससे तो कहीं ज्यादा जालिम अंग्रेज थे। और भारत ने 1947 का ट्रांजिशन वो करके दिखाया जिससे पूरी दुनिया सीख सकती। ये सवाल ये था कि इससे बड़ा ट्रांजिशन हमने अंग्रेजों की उससे मुक्ति पा करके
बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जिस तरीके से भारत आगे बढ़ा, एक संविधान के साथ, एक संविधान मिला जिसने सबको समानता का अधिकार दिया, एक दृष्टि दी और सबको आगे बढ़ने का एक समान अवसर दिया। ये जवाब ये था। आज की जो चुनौती है, उन्होंने कहा कि आज की चुनौती तो फिर भी जब कहा ना कि आप निराश हैं या आप आशान्वित हैं, उन्होंने कहा कि मैं आशा कभी नहीं छोड़ता। इस देश ने 1947 के बाद करके दिखाया पूरी दुनिया को, और तब उसका जिक्र आया कि आप एक यूरोप के ऊपर नाचते, हम तो 3 और 4 यूरोप के बराबर है। तो वो सारा रेफरेंस था। तो बेसिकली कहने का पर्पस क्या है कि संविधान क्यों खटकता है, आप इसको दूसरे तरीके से लीजिए। क्योंकि उस संविधान के कारण लोगों में शिक्षा आई, जागरूकता आई, खुशहाली आई, प्रगति आई, उनका एक विजन बना और सारे के सारी चीजें आगे बढ़ी। इसलिए, और दूसरी जो विचारधारा, जब दो विचारधाराओं की बात करते हैं, एक विचारधारा वो थी जो 47 से देश को लेकर के चली, और एक विचारधारा जब देश आजाद हुआ 2014 में, वहां से चली। तो जो उस 2014 का जो विचारधारा आई, उसका काम क्या है कि 1947 से 2013 के बीच में जो कुछ हुआ है उसको ऑन ही मत करो, कुछ हुआ ही नहीं। ये प्रोजेक्ट चल रहा है इस समय। तो उन्होंने कहा कि मैं इससे भी निराश नहीं हूं। भारत को अगर अपने समाज को एकजुट रखना है, सारी चीजें रखनी है, समान अवसर देने पड़ेंगे सबको। जब उनसे पूछा गया है तो कहा कि सबको समान अवसर देने चाहिए, डर का भय खत्म करना पड़ेगा, भय का माहौल खत्म करना पड़ेगा, और हर व्यक्ति को अपने सपने साकार करने का अवसर मिलना चाहिए। ये मेरे सपनों का भारत है। तो कहने का पर्पज क्या आशीष भाई, कि जिन विकराल परिस्थितियों में आज तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने कहा कि आज तो ये एक विचारधारा है, जिस तरीके के ये लोग सबको पता है, एक नंबर के कायर है, एक बार ऊंचा बोल तो भाग्य भी नहीं मिलते। तो कहा कि उस समय तो बहुत चुनौतियां थी, और उसके बावजूद भी भारत एक रहा, एकजुट रहा, और पूरी दुनिया को राह दिखाई। तो ये तो है क्या, दिस टू शैल पास। लेकिन इट विल पास ओनली जब हम यूनाइट रहेंगे, हम एक रहेंगे, और जो विभाजनकारी शक्तियां हैं, जो भय बेच करके सत्ता में हैं, उनसे पार पाने के लिए एकजुट रहेंगे, क्योंकि उस विचारधारा का काम ही विभाजन करना है। तो ये इसलिए मैंने कहा आपको कि आमतौर पे मैं किसी पॉलिटिशियन से, कोई भी व्यक्ति उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ नहीं करता, लेकिन जिस तरीके का मैंने पहले मोनोलॉग देखा राहुल गांधी का, जो इंट्रोडक्टरी जिसका मैंने जिक्र किया, और उसके बाद जो ये संवाद, अगर कोई भी व्यक्ति पूरा पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि जिसको तुम पप्पू कह रहे थे, उसकी ग्लोबल अफेयर्स पे क्या पकड़ है। इंडिया की तो छोड़ ही दीजिए, इंडिया की तो उन्होंने नाड़ी देख करके बता दिया सब कुछ आज, कि भारत का स्कोप क्या है और भारत का कष्ट क्या है, और पूरी दुनिया का ये बताया कि अगर दुनिया के अंदर, अगर अमेरिका को अपनी ताकत बनाए रखनी है, उसको क्या करना चाहिए, भारत को आगे बढ़ना है उसको क्या करना चाहिए, यूरोप को आगे बढ़ना है तो उसको, पूरा एक वर्ल्ड व्यू दिया उन्होंने। आप वाले तो डंका बजाते हैं, उन्होंने लोगों के, स्टूडेंट्स के बीच में बैठ करके बिल्कुल संवाद के तौर पर, और ये कहते हुए कि पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा अगर कोई चीज है तो वो है दैट इज आर्ट ऑफ लिसनिंग। यहां तो सुनने में भरोसा ही नहीं है, यहां तो केवल डायलॉग देने में भरोसा है। तो कुल मिलाकर के आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द होल। कोई आदमी हर बात से सहमत हो ना हो कहीं जरूरी नहीं, लेकिन बातचीत का संवाद, शैली, उसके अंदर तथ्य, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी मॉड्यूलेशन, हर चीज परफेक्शन पे थी, हर चीज परफेक्शन पे थी, ये मैं कह सकता हूं। ये हमारे वाले जो हैं, ये तो छात्रों को भी सिर्फ बताते हैं, छात्रों की भी के सवाल नहीं सुनते, सिर्फ बताते हैं, सिर्फ बताने के लिए आए हैं। वो तो छात्र से पूछ रहे थे, ये बताते हैं परीक्षा, या आईआईटीएंस को बता देते हैं एक्सपेरिमेंट मटका, गैस, उल्टा सीधा। दरअसल चुनौतियों से लड़ने में कभी मानव नहीं हारा है, चुनौतियों से तो जीत जाता है, बस डॉट 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 से हार जाता है। तो चुनौतियां, कोई दिक्कत नहीं, चुनौतियां आवे कितना भी, बस बाकी चुनौतियों पर जब दूसरा वाला भारी पड़ जाते हैं तब दिक्कत होती है, क्योंकि उनसे नहीं निपटा जा सकता है। फिर एक दो क्लिप और है, वक्त हो चला है, लेकिन दो क्लिप और है, वो सुना करके फिर 30 सेकंड के कमेंट पर हम करेंगे, क्योंकि ये सुनाना बताना जरूरी है। प्ले करिए। Superpowers are built on energy transitions. Okay, so when you change the way you move, when you change the energy system that you use, that's where superpowers arise. So if you look at the British, they were essentially a coal and a steam engine superpower. There was a transition to petrol and the internal combustion engine.
The Americans dominated that. And now we are transitioning to the electric motor, to the battery. And the Chinese are trying to dominate that. In fact, they are dominating that. एक और होगा, वही प्ले कर दीजिए। ये बातें करीब करीब चर्चा में आ चुकी हैं, हेमंत जी ने बताया था, लेकिन राहुल की जुबानी सुनी। हाँ, देखो। My view is that it will become very difficult for democracy to sustain itself if we are not able to produce, because you will simply not be able to give the requisite amount of jobs that you need to create a balanced system. So I think huge part of the turbulence that we are seeing in Europe, in India, and in the United States, the polarization of the politics, is because we are not able to give our people jobs. And that's happening because we have basically said, China, you produce for the world. You know, look around you, you'll see that pretty much everything that you're using is made in China. And that, at least for a country like India, is a problem. We have the capability to produce, we have the population to produce, we have the cost structure to produce, but we've just not done it. And so that's really for us the challenge. And for me, any partnership that we build with the United States or we build with Europe has to include the idea of production in a democratic environment. ये देखिए, खुल करके बात की, अगर कोई पार्टनरशिप यूरोप अमेरिका किसी के साथ होता है तो उसमें आइडिया ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन इस पर होना चाहिए, वो साझेदारी इस पर आगे बढ़ना चाहिए, प्रोडक्शन पर। प्रोडक्शन के बगैर तो आप 1.4 बिलियन एकड़ को 2.8 बिलियन हो जाए, क्या करोगे इस देश में? खाली खैराती पैदा करोगे 5 किलो राशन वाला? अरे काम करने वाला 5 किलो एक्स्ट्रा पैदा करने वाला लाना होगा। इस पर आखिरी बात, हेमंत भाई, आखिरी कमेंट 30 सेकंड इस पर। आशीष भाई, मैंने जैसे आपको कहा था कि इसमें एक लास्ट सेंटेंस आप पकड़िएगा, बाकी हम चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के अंदर जो विभाजन दिख रहा है, चाहे वो भारत के अंदर हो, चाहे यूरोप के अंदर हो, चाहे अमेरिका के अंदर हो, उसका सबसे बड़ा कारण है रोजगार की कमी। और जब रोजगार की कमी है तो उसका सॉल्यूशन केवल एक है कि सर्विस सेक्टर सबको रोजगार नहीं दे सकता, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करना जरूरी है, उत्पादन करना जरूरी है। और आपने पूरी दुनिया का जो उत्पादन चाइना को आउटसोर्स कर दिया है, ये सारा उसका फॉल आउट है। और फिर भारत में उन्होंने स्पेसिफिक कहा कि भारत के पास आबादी है, भारत के पास कैपेबिलिटी है, भारत के पास बाजार है, भारत के पास सब कुछ है, फिर क्या नहीं है? विजन नहीं है। जो उन्होंने नहीं कहा वो मैं बता देता हूं, क्योंकि आपको ट्रेडिंग में मजा आ रहा है ना, चाइना का माल सस्ता ला करके भारत में बेच रहे हैं भाई लोग, तो यहां पे क्यों प्रोड्यूस करें? लफाजी करते हैं सुबह शाम तक, दुनिया के इतने मोबाइल भारत में बिकते हैं, उसका एक पेज भारत में नहीं बनता, वो केवल असेंबलिंग होती है। तो असेंबलिंग को मैन्युफैक्चरिंग बता करके और सारे का सारा डंका बजाना, ये है रूट कॉज। अगर हम बैक टू द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी आए तो भारत की तमाम समस्याओं का समाधान केवल एक है, एंड दैट इज फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। राहुल गांधी ने एक पंक्ति में बात बता दी, किसी की समझ में आए तो ठीक, लेकिन समझ में आने के लिए भी समझ चाहिए, जो समझ कभी समझ दिखाई नहीं दी किसी भी स्तर पर पिछले 11.5 साल। समझ तो दिखाई नहीं दी, समझने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन समझने की कोशिश करने के बजाय फिर से यहाँ पर शोर शराबा शुरू हो चुका है। हमारे अपने 1.4 बिलियन के देश में फिर से शोर शराबा शुरू हो चुका है, फिर से गाली गलौज शुरू हो चुकी है, फिर से राहुल गांधी को कोसना शुरू हो चुका है, फिर से राहुल गांधी को देशद्रोही बताने की कोशिश शुरू हो चुकी है। काश इतना वक्त, इसका 10% भाषण ही पूरा सुन लेते भाई, भाषण ही पूरा सुन लो। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि इस भाषण को अगर समझने में दिक्कत हो तो आपके यहाँ अंग्रेजी के एक अच्छे जानकार हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, उनसे ट्रांसलेट करवा। वो गांधी परिवार को नहीं पसंद करते, खासकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि उनसे एक बार ट्रांसलेट करवा के उन्हें समझ लो। चाइना पर जो आज तक साहेब नहीं बोल पाए ना, मुंह नहीं खुलता है, वो राहुल ने बोला, वो सच, और दुनिया उस सच को सुनना चाहती है और समझना चाहती है। अमेरिका पर जो नहीं बोलते हैं, यूरोप पर नहीं बोलते हैं, वो सब कुछ बोला उन्होंने। हमें इजाजत दीजिए, बोलने से ही काम नहीं चलेगा, उसको धरातल पर उतारने की जरूरत है, और उतारने के लिए
ये साहेब और साहेब के सिस्टम को समझाने की जरूरत पड़ेगी, और वो समझने को तैयार नहीं है। तो आगे आप विचार करिए कि कैसे तैयार होंगे, हम अगला कार्यक्रम लाने की तैयारी करते हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।